नमस्कार फ्रेंड्स, आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम गिंगो प्लांट का सेकंड वीडियो लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम गिंगो प्लांट के तने की आंतरिक संरचना और उसके पर्ण की आंतरिक संरचना को डिस्कस करेंगे। तो अगर गिंगो प्लांट के तने की आंतरिक संरचना की हम बात करें तो इसकी आंतरिक संरचना, अगर युवा तने की बात करें तो युवा तना इस प्रकार का हमें दिखाई देती है। इसमें हमें विभिन्न संरचनाएं देखने को मिलेगी, जैसे एपिडर्मिस होगी, कोर्टेक्स वाला रीजन होगा और वेस्कुलर रीजन या स्टील रीजन वाला क्षेत्र यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। तो एक एक जो पार्ट है इसको हम पृथक से डिस्कस करेंगे। तो अगर एनाटॉमी के अंतर्गत हम डिस्कस करें तो एनाटॉमी के अंतर्गत क्या काटते हैं, हम किसी भी प्लांट का सेक्शन काटते हैं, प्लांट पार्ट्स का सेक्शन काटा जाता है। जैसे यहाँ पर तने की आंतरिक संरचना या तने की एनाटॉमी की बात कर रहे हैं तो तने की टीएस या एलएस काटी जाती है। तो ये है गिंगो युवा तने की आंतरिक संरचना। और आंतरिक संरचना भी क्या है, ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट है। इसमें अनुप्रस्थ काट काटने के पश्चात जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। ये तो केवल इसका एक पोर्शन लिया गया है। अगर पूरा ही देखें तो ये वृत्ताकार हमें दिखाई देगा, जिसमें हमें 10 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे और कोर्टेक्स वाला रीजन भी राउंडेड होगा, यहाँ पर गोलाकार हमें दिखाई देगा। तो इसमें कौन कौन से पोर्शन दिखाई देते हैं, एक तो एपिडर्मिस हमें दिखाई देती है, इसके बाद कोर्टेक्स वाला क्षेत्र हमें दिखाई देता है और उसके बाद स्टील रीजन वाला क्षेत्र दिखाई देता है। तो पहले हम बात करते हैं इसकी एपिडर्मिस की। तो अगर एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस में एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई यहाँ पर परत होती है। यहाँ पर कोशिकाएं केवल एक स्तर के रूप में पाई जाएगी और जो ये एपिडर्मिस है यह तने की सुरक्षा का कार्य करती है। परंतु जब इस तने में द्वितीयक वृद्धि संपन्न हो जाती है तो द्वितीयक वृद्धि संपन्न होने के पश्चात यहाँ पर आपको एपिडर्मिस नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगी, पेरिडर्म जैसी संरचना आपको दिखाई देगी। क्योंकि द्वितीयक वृद्धि के पश्चात क्या होता है, जो कोर्टेक्स वाला रीजन है उसमें भी द्वितीयक वृद्धि होती है, जिसके कारण कोर्क के अंदर बाहर की ओर विभाजित होकर सेकेंडरी कोर्टेक्स बनाती है और अंदर की ओर तो सेकेंडरी कोर्टेक्स और बाहर की ओर पेरिडर्म जैसी संरचना का निर्माण या जो कोर्क है उस संरचना का निर्माण यहाँ पर कर देती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद तने में एपिडर्मिस आपको नजर नहीं आएगी, उसकी जगह पर क्या आएगी, पेरिडर्म या कोर्क जैसी संरचना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। युवा तने में एपिडर्मिस होती है जो कि एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई परत होती है और इसका कार्य क्या है, ये तने की सुरक्षा का कार्य करती है। इसके पश्चात जो क्षेत्र पाया जाता है उसे कोर्टेक्स कहा जाता है और ये कहां से कहां तक होता है, एपिडर्मिस से लेकर रंध्र क्षेत्र तक फैला हुआ जो पोर्शन है उसे कोर्टेक्स कहा जाता है। और ये कोर्टेक्स बहुस्तरीय क्षेत्र होता है और इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं या विभिन्न संरचनाएं हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें क्या क्या उपस्थित होती है, कोर्टेक्स में कुछ मात्रा में टेनिन सेल्स भी पाई जाती है और म्यूसिलेज कैनाल या जो सिक्रेटरी जो सेल्स होती है जो कि श्लेष्मा का सिक्रेशन करने का कार्य करती है वह भी यहाँ पर पाई जाएगी और उन्हीं के द्वारा म्यूसिलेज कैनाल यहाँ पर बनाई जाती है। और कुछ मात्रा में यहाँ पर हमें कैल्शियम ऑक्जेलेट के ग्रेफाइट्स या कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो एपिडर्मिस के पश्चात कोर्टेक्स वाला क्षेत्र उपस्थित होता है जो कि बहुस्तरीय क्षेत्र है और यह कहां से कहां तक फैला हुआ है, एपिडर्मिस से लेकर रंध्र क्षेत्र तक फैला हुआ है और इसमें टेनिन सेल्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल और म्यूसिलेज कैनाल्स पाई जाती है। और कोर्टेक्स की ही जो अंतिम परत होती है वह विभेदित होकर किसका निर्माण करती है, वह निर्माण करती है एंडोडर्मिस का, जिसमें मार्ग कोशिकाएं तथा कैस्पेरियन पट्टिकाएं उपस्थित होती है। तो ये था कोर्टेक्स वाला पोर्शन। इसके बाद हम बात करते हैं
रंग वाले पोर्शन की। तो ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है? रंग क्षेत्र या स्टील रीजन। कौन सा वाला क्षेत्र है? रंग क्षेत्र या स्टील रीजन। अब रंग क्षेत्र किससे घिरा हुआ होता है? तो यह 2 से 3 स्तरीय पेरिसाइकिल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। और रंग क्षेत्र में हमें लगभग 10 या 10 से अधिक वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। जब इसकी टीएस काटते हैं तो 10 या 10 से अधिक वेस्कुलर बंडल हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर तो केवल मैंने एक छोटा सा इसका पोर्शन लिया हुआ है जिसमें केवल 2 ही वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। मगर आप जब टीएस काट के देखते हैं तो वहां पर 10 या उससे भी अधिक हमें वेस्कुलर बंडल यहाँ पर दिखाई देते हैं। और वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों ही उपस्थित होते हैं। इनमें से जाइलम जल और खनिज लवणों के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थों के संवहन का कार्य करता है। और हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो जाइलम में वाहिका हमें देखने को नहीं मिलेगी और फ्लोएम में सहकोशिकाएं यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगी। इनमें क्या क्या पाया जाएगा? एक तो जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम मर्दूतक और जाइलम वाहिनिकाएं हमें देखने को मिलेगी। उसी प्रकार फ्लोएम में केवल चालनी नलिकाएं और फ्लोएम जो पैरेन्काइमा है वो हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो यहाँ पर जो ये वेस्कुलर बंडल है इनकी व्यवस्था क्या है। तो ये जो वेस्कुलर बंडल है वह एक वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इस व्यवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समपार्श्विक व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों ही साथ साथ होते हैं और एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। तो जो वेस्कुलर बंडल है यहाँ पर क्या है, किस रूप में व्यवस्थित है? यह एक तो संयुक्त रूप में, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पास पास या साथ में उपस्थित है, इस व्यवस्था को कहा जाता है संयुक्त। और एक है समपार्श्विक, मतलब ये वलय में व्यवस्थित है, एक ही रिंग या एक ही त्रिज्या के ऊपर व्यवस्थित है, इसे कहा जाता है समपार्श्विक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। और यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होती है इन वेस्कुलर बंडल के अंदर, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या दिखाई देगी आपको? कैम्बियम दिखाई देगी, जिसके द्वारा यह सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न करेंगे। तो कैम्बियम प्रेजेंट है, इससे क्या कहेंगे हम? ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। और यहाँ पर जो ये जाइलम है इनमें जाइलम में जो प्रोटोजाइलम होता है वह केंद्र की ओर होता है, जबकि जो मेटाजाइलम होता है वह परिधि की तरफ होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है एंडार्क। तो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है वह संयुक्त, समपार्श्विक, ओपन तथा एंडार्क प्रकार के होते हैं। और इसके पश्चात तने के केंद्रीय भाग में पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई पित्त पाई जाती है, जो कि कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो पदार्थ होते हैं या जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको संग्रहित करने का कार्य करती हैं। और पेरेन्काइमेटस जो कोशिकाएं या जो पित्त की जो कोशिकाएं हैं इनके बीच में स्पेस या अंतरा कोशिकीय अवकाश भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो ये भी तने की आंतरिक संरचना। अब हमने जो गिंगो प्लांट पढ़ा था तो वहां पर हमने 2 प्रकार की शाखाएं पढ़ी थी। एक तो शॉर्ट ब्रांच या ड्वार्फ ब्रांच जिसे हमने बोनी शाखा कहा था, एक था लॉन्ग ब्रांच या लॉन्ग शूट जिन्हें हमने लंबी शाखा कहा था। तो अगर उन शाखाओं के तने की संरचना की बात करें तो उनकी तने की आंतरिक संरचना में थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस दिखाई देता है। अगर हम बोनी शाखा की बात करें या ड्वार्फ जो ब्रांच है उसकी अगर हम बात करें तो जो ड्वार्फ ब्रांच होती है, अगर इसके स्टेम की या इसके तने की आंतरिक संरचना को हम देखें तो इसकी आंतरिक संरचना में हमें क्या दिखाई देगा? एक तो जो कोर्टेक्स होगा ये काफी थोड़ा बहुत मात्रा में बड़ा हमें दिखाई देगा। किनके कंपैरिजन में? जो लॉन्ग शूट्स होते हैं उनके तने के कंपैरिजन में इसका कोर्टेक्स क्या होगा? थोड़ा विस्तृत होगा या थोड़ा बड़ा होगा। और इसमें क्या होगा? सेकेंडरी जो जाइलम है,
सेकेंडरी जाइलम वह यहाँ पर कम मात्रा में देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्वार्फ ब्रांच में ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा किनमें होती है, जो लॉन्ग ब्रांचेज होती है उनके तने में देखने को मिलती है। इसी कारण यहाँ पर कोर्टेक्स की मात्रा ज्यादा दिखाई देगी और सेकेंडरी जाइलम हमें कम मात्रा में दिखाई देगा। और इसमें ड्वार्फ ब्रांच में ही जो म्यूसिलेज केनाल होती है या जो सेक्रेटरी जो केनाल होती है वह भी इसमें ज्यादा पाई जाएगी, जबकि जो लॉन्ग ब्रांचेज होती है उनके तने में कम मात्रा में पाई जाएगी। तो उनमें क्या होगा, अगर लॉन्ग ब्रांच की बात करें तो जो कोर्टेक्स वाला जो पोर्शन है वह काफी संकीर्ण हमें दिखाई देगा या काफी छोटा हमें दिखाई देगा, और उनमें जो सेकेंडरी जाइलम होता है वह ज्यादा मात्रा में हमें दिखाई देगा, मतलब मैक्सिमम पोर्शंस अगर टीएस काटेंगे तो सेकेंडरी जाइलम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो म्यूसिलेज केनाल है उनकी संख्या भी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये थी तने की आंतरिक संरचना। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तने में द्वितीयक वृद्धि। अगर हम तने में द्वितीयक वृद्धि की बात करें तो द्वितीयक वृद्धि सेम उसी प्रकार होती है जैसे पाइनस में होती थी। गिंगो में भी द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार की होगी, जैसा कि पाइनस में हमने देखा था। पाइनस में भी हमने बार्स ऑफ सेलियो पट्टियां बनाई थी, बॉर्डर पिक वहां पर भी थे, यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसी ही सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या होगा, वेस्कुलर बंडल के मध्य जो कैम्बियम है ये विभाजित होकर अहिय रूप से विभाजित होगी और दो वेस्कुलर बंडल के मध्य भी एक कैम्बियम का निर्माण कर देगी, जिसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। दोनों कैम्बियम जुड़ जाएगी, कंप्लीट कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके द्वारा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण किया जाएगा। और सीजनल वेरिएशंस यहाँ पर भी होंगे, जिसके कारण जो बसंत ऋतु है उसमें कम गहरी कास्ट बनेगी, शरद ऋतु में क्या होगा, गहरी कास्ट बनेगी और सॉलिड कास्ट और थोड़ी काले रंग की या भूरे रंग की कास्ट हमें देखने को मिलेगी। तो सेम टू सेम जैसे पाइनस में द्वितीयक वृद्धि हो रही थी वैसे ही यहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं या समझते हैं गिंगो में पर्ण की आंतरिक संरचना। तो पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर उसकी आंतरिक संरचना को हम यहाँ पर समझेंगे। अगर गिंगो के पर्ण की आंतरिक संरचना की हम बात करें, इसकी जो आंतरिक संरचना जब गिंगो के पर्ण के हम टीएस काटते हैं तो इस प्रकार की हमें यह दिखाई देती है। उसकी आंतरिक संरचना में क्या क्या पोर्शन दिखाई देते हैं, तो एपिडर्मिस दिखाई देती है, एक मेसोफिल क्षेत्र दिखाई देता है और एक इसका जो वेस्कुलर रीजन है उसमें वेस्कुलर जो बंडल है वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो एक एक पोर्शन की हम बात करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम बात करते हैं हम एपिडर्मिस की। तो अगर गिंगो के पर्ण की एपिडर्मिस की हम बात करें तो एपिडर्मिस की इसमें दो होगी, एक तो अपर एपिडर्मिस, एक लोअर एपिडर्मिस, क्योंकि दोनों ही सतह पर, ऊपरी और निचली दोनों ही सतह पर क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है, जो कि कैसी होती है, एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। और इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ऊपर भी देखने को मिलेगा और नीचे भी देखने को मिलेगा। और साथ ही इस पर्ण की जो एपिडर्मिस होती है उसमें ऊपरी एपिडर्मिस पर तो कोई स्टोमेटा नहीं पाया जाता, परंतु निचली एपिडर्मिस पर कुछ मात्रा में यहाँ पर स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। और वह स्टोमेटा भी किस प्रकार के होंगे, एक तो दसे हुए होंगे, मतलब काफी गर्त में होंगे, और हेप्लोचिलिक प्रकार के होंगे। कैसे होंगे स्टोमेटा, एक तो हेप्लोचिलिक प्रकार के और दसे हुए, मतलब काफी गर्ती स्टोमेटा यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर एपिडर्मिस वाले पोर्शन की बात करें तो पर्ण की ऊपरी तथा निचली सतह पर एक स्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है, जिसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण उपस्थित होता है, और निचली एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कि दसे हुए तथा हेप्लोचिलिक प्रकार के होते हैं। अब एपिडर्मिस के बाद बात करते हैं हम इसके मेसोफिल क्षेत्र की। अगर मेसोफिल क्षेत्र की बात करें तो मेसोफिल क्षेत्र में यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं एक तो खंभ ऊतक
और थोड़े बहुत मात्रा में स्पंज ऊतक। स्पंज ऊतक इसमें उपस्थित भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और होंगे तो बहुत ही कम मात्रा में होंगे, क्योंकि जो पर्ण का अधिकांश भाग जो होता है वो संचरण ऊतकों से भरा हुआ रहता है। तो अगर मेसोफिल क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो मेसोफिल क्षेत्र के रूप में यहाँ पर मेनली क्या पाए जाते हैं, पेलिसेड, पेरेन्काइमा या खंभ ऊतक पाए जाते हैं, जो कि केवल ऊपरी एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक स्तर के रूप में उपस्थित होते हैं। और जो खंभ ऊतक होते हैं इनमें लंबी लंबी स्तंभाकार कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं। इसी कारण यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। और इन खंभ ऊतकों के बीच में स्पेस नहीं पाए जाते हैं, या इन कोशिकाओं के बीच में स्पेस नहीं होंगे, मतलब अंतराल कोशिकीय अवकाश यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये कि हमने स्पंज ऊतक की बात। इसके बाद बात करते हैं हम संचरण ऊतक की। तो जो संचरण ऊतक होते हैं वह पर्ण के अधिकांश भाग में भरे हुए रहते हैं, क्योंकि इनमें जो स्पंज ऊतक होते हैं वह या तो न के बराबर होंगे या इनमें एब्सेंट होंगे। तो पर्ण का जो अधिकांश भाग होता है वह संचरण ऊतकों के द्वारा ही भरा हुआ रहता है। और जो ये संचरण ऊतक होते हैं इनका कार्य क्या है, ये पर्ण के अग्रीय भागों में या पर्ण के जो पार्श्वीय भाग होते हैं लेटरली, उनमें जल तथा भोज्य पदार्थों की सप्लाई देने का कार्य करते हैं। इसी कारण जो संचरण ऊतक या जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, द्वितीयक संवहन ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहेंगे हम, द्वितीयक संवहन ऊतक भी कहेंगे। प्राथमिक संवहन ऊतक किन्हें कहा जाता है, जाइलम और फ्लोएम को, परंतु जाइलम और फ्लोएम के समान ही कार्य इन संचरण ऊतकों के द्वारा किया जाता है, इसी कारण ये द्वितीयक संवहन ऊतक भी कहा जाता है। तो हमने बात की कर ली एपिडर्मिस की, उसके बाद खंभ ऊतक की, उसके बाद जो ये पर्ण का जो सारा ही पोर्शन है केवल इस वेस्कुलर बंडल को छोड़कर सारा ही पोर्शन किसके द्वारा भरा हुआ है, संचरण ऊतक के द्वारा। इनकी हमने बात कर ली। इसके बाद बात करेंगे हम वेस्कुलर रीजन की या इसके संवहन मंडल की या संवहन क्षेत्र की। तो अगर संवहन क्षेत्र की बात करें तो संवहन क्षेत्र में क्या उपस्थित होते हैं, वेस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, एक तो जाइलम पाया जाता है और फ्लोएम पाया जाता है। और जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक ही वेस्कुलर बंडल में उपस्थित होते हैं। और पर्ण में वेस्कुलर बंडल की जो संख्या होती है वह कितनी भी हो सकती है, ये इनके सिराओं के ऊपर डिपेंड करता है। परंतु अगर हम पर्ण के पर्ण ग्रंथ में देखें तो वहां पर केवल हमें दो ही वेस्कुलर बंडल हमें या दो ही लीफ ट्रेस हमें वहां पर देखने को मिलेंगे, जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे। जाइलम के द्वारा जल की सप्लाई की जाएगी, फ्लोएम के द्वारा भोजन की सप्लाई की जाएगी। और पर्ण में कुछ मात्रा में यहाँ पर श्लेष्मीय नलिकाएं या म्यूसिलेज कैनाल भी हमें देखने को मिलेगी। अगर वेस्कुलर बंडल किस प्रकार के हैं, यहाँ पर ये जाइलम और फ्लोएम दोनों ही साथ साथ हैं, तो इसे किस प्रकार का बोलेंगे, संयुक्त प्रकार के बोलेंगे। और कैसे हैं, समपार्श्विक प्रकार के हैं, क्योंकि इसके इधर भी कोई दूसरा वेस्कुलर बंडल होगा, इसके उधर भी कोई दूसरा वेस्कुलर बंडल होगा। ये किस प्रकार के, समपार्श्विक प्रकार के हैं और संयुक्त प्रकार के हैं। और इनमें कैम्बियम मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल बोल सकते हैं, परंतु ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। और एक पॉइंट ये भी याद रखना, कई बुकों में यह भी लिखा हुआ है कि जो संचरण ऊतक होते हैं वो दो वेस्कुलर बंडल के मध्य उपस्थित होते हैं, जैसे एक वेस्कुलर बंडल यहाँ पर है, दूसरा कोई यहाँ पर होगा पर्ण में, और उनके बीच में क्या है, ये संचरण ऊतक उपस्थित है। तो संचरण ऊतक दो वेस्कुलर बंडल के मध्य उपस्थित होते हैं। तो ये थी पर्ण की आंतरिक संरचना, जिसमें एक तो एपिडर्मिस है, एक खंभ ऊतक है, एक संचरण ऊतक है, एक म्यूसिलेज कैनाल है, और क्या है, वेस्कुलर बंडल है। इन सभी संरचनाओं को हमने यहाँ पर समझ लिया है और पर्ण की आंतरिक संरचना को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।
अब हम इसके बाद विंगो प्लांट में रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे और वहां पर हम फीमेल कौन या फीमेल स्ट्रोबिलस और मेल स्ट्रोबिलस की संरचना को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।